नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फटाफट फैक्ट के सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक और फैक्ट को डिस्कस किया गया था। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इन सभी फैक्ट को इस तरह से समझाया या बताया गया है कि इसे याद रखने में आपको आसानी हो, आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। ठीक है, देखिए इस फटाफट फैक्ट के सभी सेट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह आपके सभी वनडे एग्जामिनेशन, खासकर स्टेट PCS, SSC, रेलवे, इन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो के सभी फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में 25 MCQ आपसे मौखिक रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए GK GS को मजबूत करने में एक और कदम बढ़ाते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, आज़ाद दस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह आज़ाद दस्ता का स्थापना हुआ था और यह नेपाल की तराई के जंगलों में किया गया था। ठीक है, और इसका जो गठन, इसकी जो स्थापना है, कब की गई थी? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन यह भी 1942 में हुआ था। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता सक्रिय था। देखिए, आज़ाद दस्ता के सदस्यों को छापामार युद्ध और विदेशी शासन से लड़ने के लिए उसे ख़त्म करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, तो यह आप महत्वपूर्ण फैक्ट देखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन मुख्यतः पूछा जाएगा कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसके द्वारा हुआ है, या फिर पूछेगा कि आज़ाद दस्ता निम्नलिखित में से किस समय सक्रिय था। ऑप्शन रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से रहेगा। तो आपको सही आंसर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का क्रम। बहुत सारे वैदिक साहित्य पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, इस तरह से दे देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इन वैदिक साहित्य का क्या क्रम है, क्रम में सजाएं। इसमें 4 ऑप्शन देगा। तो देखिए, वैदिक संहिताएं ये क्या होता है? तो संहिता क्या होता है? संग्रहित और सुसंपादित वैदिक साहित्य को संहिता कहा जाता है। ठीक है, और संग्रहित और सुसंपादित में वैदिक संहिता में 4 वेद आते हैं। ठीक है, वैदिक संहिता में 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन फर्स्ट 3 को, ठीक है, पहला जो 3 है इसे वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। और यह अथर्ववेद सबसे अंतिम में इसका संकलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और कर्म कांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इनका ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन किया गया था। और यह ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें वैदिक संहिताओं की गद्यात्मक व्याख्या है। जो वैदिक संहिताएं हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सब की गद्यात्मक व्याख्या है। चूँकि यह जो ऋग्वेद होता है, यह क्या होता है? इसमें सूत्र होते हैं। ठीक है, इसमें श्लोक होते हैं, सूत्र होते हैं। तो इनकी समझ के लिए, इनकी व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में गद्यात्मक यानी कि कहानी के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। आरण्यक क्या होता है? देखिए, आरण्यक जो है, इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। और यह आरण्यक जो है, आरण्य शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जंगल। यह जंगल में पढ़ा और लिखा गया है, इसलिए इसको आरण्यक कहते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, यानी कि गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद जो है, यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है।
तो यह आपको ध्यान रखना है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो अगर इसे क्रम में सजाने की बात है तो सबसे पहले वैदिक संहिताएं आएंगे, यानी कि जो ऋग्वेद हैं, चारों वेद हैं, वो पहले आएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, इसके बाद आरण्यक और इसके बाद उपनिषद। तो यह क्रम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भवानी मंदिर। देखिए, भवानी मंदिर पुस्तक की रचना बरिंद्र घोष ने की थी। किसने? बरिंद्र घोष। आगे है फिनिक्स फॉर्म। इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। और यह डरबन, दक्षिण अफ्रीका में इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1904 में। तो यह तीनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 1904 में महात्मा गांधी जी द्वारा डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी। ऋग्वेद में बिहार के लिए शब्द। देखिए, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट कहा जाता है था। ठीक है, बिहार, ऋग्वेद में बिहार के लिए जो क्या शब्द था? तो कीकट था। और एवं इस क्षेत्र के निवासी को व्रात्य कहा जाता था। ठीक है, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी किस में मिलती है? तो बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है, तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, द मदरलैंड। यह द मदरलैंड 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से यह अखबार निकालना प्रारंभ किया था। तो द मदरलैंड क्या है? अखबार है। और यह अखबार 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक के द्वारा सदाकत आश्रम से प्रारंभ किया गया था निकालना। और यह जो है असहयोग आंदोलन के दौरान इसे निकाला गया था। तो असहयोग आंदोलन का कालक्रम क्या है? 1920 से लेकर 22, इसी दौरान असहयोग आंदोलन चला था। तो इसी आंदोलन के समय में सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकाली गई थी मजहरूल हक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहार विद्यापीठ। देखिए, बिहार विद्यापीठ यह राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्घाटन है वह 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा किया गया है। और डेट भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, कब किया गया है? 6 फरवरी 1921 को। देखिए, बिहार और उस समय बिहार विद्यापीठ के कुलाधिपति बने मजहरूल हक और कुलपति बने ब्रज किशोर प्रसाद। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह बिहार विद्यापीठ काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है यह इसके बारे में। देखिए, नेक्स्ट है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। देखिए, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में थे। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद के बारे में हम लोग जानते हैं। और इन जनपद में से 3 कहाँ थे? बिहार में थे। और वो कौन कौन थे? मगध, अंग और वज्जी। इस वज्जी महाजनपद में वज्जी संघ के लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। तो ये इतिहास में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास के प्रथम गणतंत्र कौन थे? तो वह था वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य। यह आपको ध्यान रखना है। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य प्रथम गणतंत्र था। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। यही था मुख्यतः कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिच्छवी राज्य को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? तो राज शब्दोपजीवी संघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार विधान या फिर किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है,
देखिए, वर्तमान में भी 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन और विघटन अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना या उसका विघटन कर सकती है। तो यह था, यानी कि अगर कोई राज्य विधान परिषद अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से पारित करे, तो संसद, तो कौन स्थापना और विघटन कौन करता है? तो संसद करता है। लेकिन राज्य की विधान सभा जो है उसे अपने सदस्यों की पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी राज्य के द्वारा विधान परिषद का सृजन और विघटन किया जा सकता है। और अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो यह फैक्ट आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, महाधिवक्ता। देखिए, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो यह महाधिवक्ता जो होता है, इसे इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 में इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और ऐसे व्यक्ति अर्ह होंगे जो हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की जो अर्हता रखते हों। ठीक है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने की अर्हता रखते हों वो महाधिवक्ता बन सकते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। और यह सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं किसके? राज्य के। कौन? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब आते हैं महान्यायवादी। देखिए, ये राज्य का था ये। अब आते हैं महान्यायवादी, जिसको कि इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और यह अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी होता है। तो यह केंद्र स्तर पर है। ठीक है, केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। यह देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है कि भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 76 में। और इनकी सहायता के लिए देखिए, बहुत जगह सॉलिसिटर जनरल रहता है, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इसे दूसरा विधि अधिकारी भी कहा जाता है, सेकंड विधि अधिकारी भी कहा जाता है। और इनकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं यह अटॉर्नी जनरल के सहायता के लिए होते हैं। तो यह आपने देखा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष। देखिए, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसे अलग अलग तरीके से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यह 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और किस संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए, आप याद रखिएगा कि ये 42वां जो होता है 4 + 2
ठीक है, कितना होता है 6, तो ये 6 क्या है 76। इस तरह से आप याद रखिए 4 + 2 6 1976। तो अगर 42वां आपको याद है तो यह पीछे का डेट आपको कभी कभी भूल जाते हैं लोग, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1976। आगे बढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ हुआ था? नागौर, राजस्थान स्टेट के नागौर ज़िले में। किनके द्वारा? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और यह डेट महत्वपूर्ण है, कभी बहुत बार डेट पूछता है, कब है? 2 अक्टूबर 1959। देखिए इसके बाद 11 अक्टूबर को, यह 2 अक्टूबर में पहला था, इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर ज़िले में इस पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ली आयोग। ली आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड विस्काउंट ली, इनकी अध्यक्षता में 1923 में की गई थी। ठीक है, और इस आयोग की रिपोर्ट 1924 में आई। तो आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्ट आई 24 में और यह आयोग बना था 1923 में। इसमें मुख्यतः इसमें जो इसकी जो सिफारिशें थी उसमें भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन करना था। मुख्यतः किसका गठन करना था? लोक सेवा आयोग का गठन करना था। और इनके अनुसार लोक सेवा में प्रवेश लेने वालों में 40% ब्रिटिश, 40% भारतीय और 20% भारतीयों को प्रांतीय सेवा से पदोन्नत किया जाएगा। तो यह ऐसी सिफारिशें थी इनकी। तो मुख्यतः याद रखना है आपको कि जो ली आयोग है वह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ठीक है, इससे लोक सेवा आयोग से, और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड विस्काउंट ली के द्वारा 1923 में की गई थी और इसका रिपोर्ट 1924 में आया। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम 1858। देखिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया अपने पास, यानी कि अब जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चले गया। और इस अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, COD, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन 2 पद को समाप्त करके भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। किसका? भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया था। और यह भारत राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होंगे। ठीक है, तो यह अनिवार्य था कि जो भारत राज्य सचिव होंगे वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होंगे। और भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल, यानी कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। देखिए कि इसी भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव में देखिए इन सभी का काफ़ी योगदान है, जिसमें से 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्य विद और आंग्ल विद विवाद, यानी कि जो पढ़ने की भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी या प्रांतीय भाषा होगी। तो यह इससे हालांकि इससे निष्कर्ष निकला था कि अंग्रेजी ही होनी चाहिए। तो इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदू महासभा। हिंदू महासभा यह सन 1908 से 1909 में पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना पंजाब में हुई थी 8-9 में, लेकिन 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें अखिल भारतीय महासभा का स्वरूप प्रदान किया गया था।
तो अगर हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी, उसमें 1915 रहे, तो यह भी आप मार सकते हैं, और 1908 रहे और 15 ना रहे तो आप 1908 मार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन करता कौन है, यह अभी काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करता हैं पिंगली वेंकैया, और यह आंध्र प्रदेश से हैं। तो आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया हैं। देखिए, प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो। तो ऑप्शन दिया हुआ है ये। देखिए, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है, RI। V बराबर, यह फॉर्मूला आपको याद है तो यह तुरंत बन जाएगा। V हम लोगों को दिया गया है 12 वोल्ट, और R निकालना है, और I दिया गया है 10 एम्पीयर। तो R बराबर 1.2, और यह ओम जो है रेसिस्टेंट का मात्रक होता है, ओम। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मृगमरीचिका। मृगमरीचिका का कारण क्या है, तो यह कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि मृगमरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसी तरह जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, फाइबर ऑप्टिक्स में भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर केल्विन में बात किया जाए तो 310 केल्विन होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी भी अगर इसके मान को बदलने के लिए यह फॉर्मूला है, अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है तो इसके लिए यह फॉर्मूला काम आता है। जैसे कि अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो हम लोग कैसे बदलेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस है और इसे हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए, यहाँ पर है C-0/100 = F-32/180। तो सेल्सियस को दिया हुआ है, सेल्सियस दिया है तो 37-0/100। तो यहाँ से 0 0 काट लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 37 × 18 10F-320, और 37 × 18 तो यह हो जाएगा 296, इसके बाद 7 3, और तो यह आपको 666 हो जाएगा। 666, इसे हम लोग इधर लाते हैं 10F, तो यह हो जाता है हमारा 98610F, तो F = 98.6। तो यह हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया। इस तरह से हम लोग किसी भी डिग्री टेम्परेचर को दूसरे में कन्वर्ट कर, अगर हम चाहें तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, इसे रिक्टर में, इस तरह से बदल सकते हैं। तो यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी में लगभग हर बार नहीं, लगभग बार पूछ ही लिया जाता है इससे क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह कोणीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। जेट इंजन किस पर, कोणीय संवेग संरक्षण पर। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। कौन है, वाटरमैन। तो आपको यह
तो याद ही रह जाएगा। देखिए फाउंटेन जो होता है, फव्वारा, पानी का फव्वारा, तो पानी हो गया, और यह वाटर, तो फाउंटेन क्या होता है, वाटर का होता है, तो फाउंटेन पेन, वाटरमैन। दलहन तथा तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है। वलित पर्वत क्या होता है, तो देखिए वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जब चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। देखिए इस तरह से जो पर्वत होते हैं उसे वलित पर्वत कहते हैं। दोनों तरह से कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, तो और ऊपर का भाग क्या होता है, उठ जाता है। तो ऐसे जो पर्वत होते हैं उसे वलित पर्वत कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन दिया जाता है कि इनमें से कौन वलित पर्वत हैं या फिर कौन वलित पर्वत नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण वलित पर्वत हैं जिसके नाम है रॉकी, यह नॉर्थ उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज यह दक्षिणी अमेरिका में है, एटलस यह अफ्रीका में है, हिमालय यह इंडिया भारत में है, एशिया भी कह सकते हैं, और आल्प्स यह यूरोप में है। तो यह आपको नाम याद रखना है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय, आल्प्स, ये सारे वलित पर्वत हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, तो नदियों के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसमें अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ दो होते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा निम्नलिखित में से नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन से हैं। उसमें आपको जैसे देगा भी आकार की घाटी, इसके बाद दे देगा जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, डेल्टा, और एक दे देगा भी आकार की घाटी। तो चूँकि ये सारे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन वहाँ होगा कि ये अपरदनात्मक कौन है और निक्षेपणात्मक कौन है। तो इसलिए मैंने इसे अलग अलग कर दिया है और इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपरदनात्मक में आप देखिए कि भी आकार की घाटी जिससे कि गॉर्ज या कैनियन बनता है। कैनियन बड़ा होता है, गॉर्ज थोड़ा छोटा होता है। जलप्रपात, जो जलप्रपात गिरता है, क्षिप्रिका, नदी विसर्प या मिनांडर, समप्राय मैदान, गोखुर झील। ठीक है, गोखुर झील, ये सारे अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। वहीं निक्षेपणात्मक जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा और नदी द्वीप। देखिए इसे इस तरह से भी अच्छे से समझा जा सकता है कि अपरदन का मतलब क्या होता है और निक्षेपण का मतलब क्या होता है। अपरदन का मतलब होता है कहीं किसी स्थान से मिट्टी को उठा के दूसरे स्थान पर ले जाना। तो अगर यह मिट्टी यहाँ से उठ के दूसरे स्थान पे जाएगी तो यहाँ पर खाली जगह बच जाएगा, तो यह क्या होगी, यह प्रक्रिया अपरदन कहलाती है। वहीं जब अपरदन की हुई मिट्टी कहीं पर जाके जमा होती है, जैसे यहाँ से कहीं पर जमा होती है, तो वो क्या कहा जाता है, उसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो निक्षेपण का जो प्रक्रिया है उसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, देखते हैं बाढ़ अपने साथ मिट्टियाँ लाती हैं, डेल्टा, नदी द्वीप भी बन जाता है। तो यह अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसे थोड़ा अलग कर सकते हैं, इसे आसानी से अलग कर सकते हैं कि अपरदनात्मक कौन है और निक्षेपणात्मक कौन है। तो यह 25 क्वेश्चन, यह 25 फैक्ट थे जो डिस्कस किए। यह किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आपसे 25 MCQ पूछते हैं जल्दी से। पहला है, आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा, पीर अली के द्वारा। तो आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है कुसुमपुर, कीकट, मलद, बिहार। आंसर है कीकट।
असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? मजहरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह। आंसर है मजहरूल हक। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है वज्जी के लिए, लिच्छवी के लिए, अंग के लिए, गिरिब्रज के लिए। आंसर है लिच्छवी के लिए। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। आंसर है 1921 ईस्वी में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? आर्टिकल 171, आर्टिकल 169, आर्टिकल 356, आर्टिकल 182। आंसर है आर्टिकल 169। महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? ऑप्शन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। आंसर है राज्यपाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन है 1990 में, 1972 में, 1976 में, 1992 में। आंसर है 1976 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, 10 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1960, 15 अगस्त 1959। तो आंसर है 2 अक्टूबर 1959। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा, शिक्षा व्यवस्था, भारत तिब्बत सीमा आयोग, खैबर दर्रा। आंसर है भारतीय सिविल सेवा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। आंसर है 1858 का भारत शासन अधिनियम। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन बरिंद्र घोष, गोपाल हरि देशमुख, विनायक दामोदर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। आंसर है बरिंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? 1. 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। देखिए ऑप्शन है 1, 2, केवल 2, केवल 1 और 3 और इनमें से सभी। तो आंसर है इनमें से सभी। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, लाला हरदयाल। आंसर है महात्मा गांधी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1920, 1915, 1917, 1940। आंसर है 1915। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? पिंगली वेंकैया, पोट्टी श्री रामामूलु, टागुटारी प्रकाशम पंतुलु, वीरेशलिंगम पंतुलु। तो आंसर है पिंगली वेंकैया। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? पहला ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। दूसरा ऑप्शन है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तीसरा है वैदिक संहिताएं,
उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। और चौथा है ब्राह्मण, वैदिक साहित्य संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद। तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन द्वारा होता है? ऑप्शन है गार्ज, जलोढ़ पंख, बाढ़ का मैदान, डेल्टा। तो आंसर है गॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? रॉकी, एंडीज, हिमालय, सियरा नेवादा। तो आंसर है सियरा नेवादा। दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मरुस्थल में मृग मारीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विखंडन। तो आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होगा? ऑप्शन है 310 डिग्री, 98.4 डिग्री, 37 डिग्री और 31.5 डिग्री। तो आंसर होगा 37 डिग्री। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, थियोडोर मैनन, जेल बेयर्ड, अल्फ्रेड नोबल। आंसर है वाटरमैन। तो यह 25 MCQ अभी आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।